एक प्रश्न पूछता हूं। विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब खत्म हो गया। क्या आपको बजट से जुड़ी कोई बात याद है? संभावना है कि नहीं होगी, क्योंकि सुर्खियां तो कुछ और ही बन रही थी। वहीं सबसे पहले दिमाग में वही कौंधने भी वाली है, जैसे गाली, माफी, एग्रेशन, माइक और दूसरी ऐसी ही बातें। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अंतिम दिन भी हंगामे बिन नहीं बीता। एक तरफ सरकार यह दिखाने की कोशिश करती रही कि हम मजबूत हैं, विपक्ष के हर वार का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि अपने भी सरकार को घेरते रहे। मंत्रियों के जवाबों में इससे ज्यादा नाखुशी शायद ही पहले कभी रही। दूसरी तरफ विपक्ष ने राइट फ्रॉम गो दिखा दिया, हम तो खेलेंगे और खेल बिगाड़ेंगे। ऐसे में प्रश्न सिर्फ यह है कि सत्र का सार क्या है। विश्वास मानिए, सार बहुत बड़ा शब्द होता है और इसलिए कई प्रश्नों को समेटे होता है। आज उन्हीं को एड्रेस करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव मेरे साथ जुड़ेंगी। राधेश्याम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपके हिसाब से आज जब सत्र खत्म हो गया है तो हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष की और विपक्ष की रणनीति क्या थी, और हम ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अपनी अपनी रणनीति में आखिर ज्यादा सफल कौन रहा। आपके हिसाब से क्या है इसका जवाब? देखिए स्वप्निल जी, पूरा जो ये सत्र रहा, बजट सत्र, इसमें यादगार कोई चीज देखने को मिली नहीं कि जिससे ऐसे माना जाए कि ये राजस्थान की आम जनता के लिए कोई अच्छा जो है सत्र रहा। अब पक्ष विपक्ष आपस में दोनों की नोक झोंक, दोनों की खींचातानी, यही सब तो देखने को मिला। इस सत्र में देखिए आप, महिलाओं के लिए आप देखिए, महिला विधायक का किसी को बेचारी कहा गया है, किसी को जो है किसी के ने शिकायत की मेरी चूड़ियां टूट गई। ये सब क्या है आप देखिए, इसको कौन ये कलंकित करने वाली घटनाएं थी। और बिना बात की जो है रसाकसी ये कहाँ तक जायज ठहराई जा सकती है, जो पूरे सत्र में देखते रहे हम। अब आज सत्र का समाप्त हो रहा था। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा को क्या जरूरत थी राहुल गांधी पे टिप्पणी करने की कि जब बंबई में बम ब्लास्ट हुआ तो वो गुड़गांव में जो है पार्टी कर रहे थे। यानी ये बिना बात की खींचातानी है ना। ये कहाँ तक हमारे जो जनता जो इनसे और अपेक्षाएं रखती है वो कहाँ तक पूरी होंगी आप नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रणनीतियां पहले से ही तैयार थी, हम ऐसा ही करेंगे? और अगर यही इनकी रणनीति थी और इसी पर इनको जांचना है तो सफल कौन रहा? देखिए, मैं स्वप्निल जी मैं कह रहा हूं कि ये रणनीति पहले से ही तय है। एक रोड मैप पहले से टकराव का तय है। कैसे कि आप देखिए, पिछले जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, तब से जो है राहुल गांधी का लगातार कद बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय। तो जगह जगह उन पर देखिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग देश के हिस्सों में, राज्यों में जो है उनके ऊपर दर्ज करवाए गए हैं। अब इधर जो है रूलिंग पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि किसी भी हालत में जो है हम कमजोर नहीं है, बल्कि हम शासन करने में सक्षम है। लगातार ये देखने में आ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में भी आप देखिए कि जहां कांग्रेस अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि विपक्ष बहुत मजबूत है और सरकार को चलने नहीं देगा, तो सरकार भी आप देखिए लगातार जो है ये रस्साकसी करती नजर आ रही है कि विपक्ष उसको रोक नहीं सकता है किसी भी हालत में। हाँ, ये एक अजीब सी ललक है, ये एक अजीब सी ललक है जो विपक्ष में दिखाई दी। राधेश्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोनों में आ रही है। तो इससे जनता को तो देखिए कुछ मिला नहीं कि जिससे साहब हम बजट को, इस सत्र को याद करेंगे कि इस सत्र में देखिए ये हुआ, क्या उपलब्धि है। बिल्कुल, क्या नहीं करना है का ज्यादा बढ़िया आंसर इस विधानसभा सत्र में मिला है। चेतन राजपुरोहित जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। मुझे देखिए, आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, मतलब 100 आउट ऑफ 100 या 10 आउट ऑफ 10 ये कुछ सब्जेक्ट्स में ही पॉसिबल होता है। राजनीति उस तरह का सब्जेक्ट है नहीं,
उसमें हमेशा संभावनाएं रहती हैं। कैसा रहा बीजेपी के लिहाज से ये सत्र, अगर 10 के अंकों पर देखें या 100 के अंकों पर देखें, आप इनमें से जो भी चुनना चाहें? बीजेपी ने 10 में से 10 अंक लाने वाला काम किया है। अच्छा, और क्यों किया ये भी बताता हूँ मैं आपको। और क्यों नहीं किया फिर मैं आपसे पूछूंगा। बजट सत्र था और मैं कहता हूँ विपक्ष का काम क्या है, सुझाव देना, जनता के मुद्दे उठाना, जनता की बात को सदन में रखना, क्योंकि जनता ने विधायकों को बड़ी उम्मीद से चुना है और उन्होंने ये सोच के चुना है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन कांग्रेस का आप ट्रेंड देखिए, चाहे लोकसभा देख लीजिए, चाहे राज्यसभा देख लीजिए, चाहे विधानसभा राजस्थान की देख लीजिए, कभी इन्होंने जनहित के मुद्दे नहीं उठाए, कभी इन्होंने बजट में संशोधन नहीं दिए, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये आपने ठीक किया, इसके में आप ये करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, कभी नहीं किया। इन्होंने एक ही काम किया है कि इनको ऊपर से आदेश है कि केवल हंगामा करना है विधानसभा में, जैसा लोकसभा में अपन देख रहे हैं, जैसा राज्यसभा में। और लोकसभा राज्यसभा में तो बड़ा आश्चर्यजनक है, जिस मुद्दे को कांग्रेस उठाती है और उस मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या कोई भी जवाब देने के लिए आते हैं तो ये बायकॉट कर जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बायकॉट क्यों करते हैं? नहीं, विधानसभा में तो बॉयकॉट करके तुरंत ही वापस भी अंदर आ रहे थे, वो एक सांकेतिक चीज थी जो कांग्रेस कर रही थी। ऐसा नहीं कि वॉकआउट करके बाहर ही बैठ गए, ऐसा नहीं था विधानसभा में। और हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, है ना चेतन भाई? अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के खुद के विधायक ये कह रहे हैं कि मंत्रियों ने प्रॉपर जवाब नहीं दिए। उनका कहना है कि अधिकारी अपने जवाबों से हमें गुमराह कर रहे हैं। ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये आपके भी चेहरों ने कहा। पॉइंट नंबर 2 जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सके तो आप इसको भी जवाब में शामिल कीजिए। कृषि मंत्री के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा तो थे ही नहीं, तो कृषि से जुड़े जवाब तो उस मंत्री के भरोसे आए जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं थी। अब आज आपदा के हालात हैं, आपदा का विभाग भी किरोड़ीलाल मीणा के पास है, वो आ नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है, उस पर तो फिर गोलमोल ही बातें हुई ना, तो आप 10 में से 10 कैसे दे सकते हैं? वैसे प्रतिष्ठा जी जुड़ चुकी है। प्रतिष्ठा जी, आपका भी स्वागत है। सवाल चेतन भाई, मैं आता हूं आपके मुद्दे पे आता हूं। आपने माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी की बात की, उसके लिए माननीय सुमित जी गोदारा, माननीय ओटाराम देवासी जी जो ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री है, उनकी सरकार ने पहले दिन ही नियुक्ति कर दी कि विधानसभा में प्रश्नों का जवाब देने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, मैंने शुरू में भी कहा कि विपक्ष मुद्दे उठाएं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जैसे आपने कहा उठा रहे हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो चाहे सरकार के समर्थन में हो, लेकिन जनता की बात उठा रहे हैं। भाई आप 1-2 नंबर तो इस बात के कम करेंगे ना कि अगर आप ही के विधायकों को ये लग रहा है कि विभाग के अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिए, सही जवाब नहीं दिया, या मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पाए, 2-3 बार स्पीकर को कहना पड़ा मंत्री जी ये पूरा जवाब नहीं है, आपको पूरा जवाब लाना चाहिए था, तो आपको 2-3 नंबर तो वहीं काट लेने चाहिए। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख रहे हैं, अपने क्षेत्र की मांग को रख रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। कांग्रेस भी ये करे ना, कांग्रेस भी यही करे, जनता के मुद्दे रखे, जनता की समस्याओं को रखे। अच्छा, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि आप प्रश्नकाल में कमजोर थे, बाकी हिस्से में आप 10 आउट ऑफ 10 हैं। हम कहीं कमजोर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। चेतन भाई, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं सवाल, ठीक है? जब हमारे पास, जब तक कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, आपदा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास कृषि मंत्री और आपदा मंत्री वही है, ठीक है? मॉनसून में जिस तरह की हालत जयपुर ने देखी, 3 लोगों ने दम तोड़ा, अन्य हिस्सों ने देखी, कहीं पर कोई बह रहा है, कहीं पर कोई बह रहा है। ज्यादा बेटर ये नहीं होता कि जो उनकी जगह पर फिलहाल प्रभार के तौर पर जवाब दे रहे खुद मंत्री देते? तो वहां पर कुछ पॉइंट्स तो कम होने चाहिए ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दिखाना था कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम 115 से आप हमें मत नापो, हमारा मादा तो 225 का है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, चाहे वो विपक्ष भी क्यों नहीं हो। विपक्ष में तो बार बार कहता हूं, हंगामा किस बात का कर रहे हैं ये तो बताए कम से कम। आप हंगामा किस बात का कर रहे हैं? बजट के ऊपर आपको सुझाव देने हैं, बजट के ऊपर भाषण है, बजट के ऊपर आपको रिप्लाई देना है, जो आपकी मांग है वो मांग आप रखिए और स्वागत करेंगे हम लोग। लेकिन केवल हंगामा करना मेरा मकसद है, तो तय करके आएगा हमें तो हंगामा करना है, ठीक है, तो उनको आप कैसे रोकेंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये जो विधानसभा में जो एपिसोड हुआ है, कांग्रेस का आप ट्रेंड देखिए। आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जब कांग्रेस छोड़ा तो उन्होंने किस प्रकार से आरोप लगाए थे कि मेरे साथ ये घटनाएं घटित हुई, सारे दुनिया को पता है, सारे चैनलों पे आया हुआ है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जिनको बेचारी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारी सम्मान कांग्रेस की डिक्शनरी में है ही नहीं।
कांग्रेस के मैं अनेकों एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी थे, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। महिला सशक्तिकरण दिशा में सबसे बड़ा कदम ये था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। ठीक है चेतन भाई, मैं आगे आता हूं आपके पास। प्रतिष्ठा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला दूसरा ही दिन था सत्र का और टीकाराम जूली ने कहा कि मेरा माइक बंद है। शायद वो राहुल गांधी को कॉपी कर रहे थे, उनका माइक बंद था नहीं। यहां से आपने शुरुआत की, एक झूठ से आपने सत्र की शुरुआत की। उसके बाद बहुत सी नेगेटिव पब्लिसिटियों के एंड पर आप लोग रहे हैं, और आप भी जानती हैं नेगेटिव पब्लिसिटी आपको बहुत मिली है इस विधानसभा सत्र में। कभी गाली को लेकर, कभी जुबान चूक जाने को लेकर, कभी माफी मांगने को लेकर, यहां तक कि आप अगर लास्ट में आते हैं अंतिम 2 दिन, तो भाकर ने भी जिस तरह से स्पीकर को उंगली दिखाई और जिस तरह से वो एग्रेसिवली आसन की तरफ बढ़े, उसको अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी से भी पब्लिसिटी मिलती है। कांग्रेस की रणनीति ये थी कि हम नेगेटिव पब्लिसिटी पर चलेंगे। देखिए स्वप्निल जी, हाँ। जो चीजें आज भारतीय जनता पार्टी जो पेश कर रही है, अभी जो प्रवक्ता को आप भी सुन रहे थे और जो क्वेश्चन आपने किए थे, मेरे ख्याल से मैं मेरी बात रखूं से पहले आपने जो पॉइंट रखे थे उन पर ही बात आप सोच लीजिए। मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया आपको कि जो आप कह रहे हो कोई चीज ही नहीं है। एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन में आज भारतीय जनता पार्टी आप भी मुझे खारिज कर दीजिए ना। देखिए चेतन जी से मैंने बीजेपी का सवाल पूछा, प्रतिष्ठा जी मैं आपसे कांग्रेस का सवाल पूछूंगा। जो मैंने कांग्रेस का बताया आप उसमें मुझे या तो खारिज कर दीजिए या बात को स्वीकार कर लीजिए। बीजेपी एक ही रणनीति है कि झूठ बोलना है और इतना बोलना है कि ऊपर से लेके नीचे तक बोलना है। शुरुआत तो आपने की ना, टीकाराम जूली का माइक बंद नहीं था। यही रणनीति है। आप खुद ही देखिए स्वप्निल जी कि जिस तरह से ये पूरा जो सत्र चला इस बार का, इसके अंदर क्या भूमिका रही आसन की, क्या भूमिका। अरे भाई आपकी क्या भूमिका रही प्रतिष्ठा जी? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं 2 सेकंड हम लोग स्पीकर को नहीं 2 सेकंड प्रतिष्ठा जी मेरी बात सुनिए। हम लोग स्पीकर को स्क्रूटनी नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन हम लोग कांग्रेस और बीजेपी की स्क्रूटनी तो कर सकते हैं। आपको पहला दिन याद है बजट सत्र का? इस बार आप लोगों ने कहा कि नहीं साहब राज्यपाल की बेइज्जती हुई है। नहीं सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए तो सही मेरी बात प्रतिष्ठा जी। आप लोगों ने पहले दिन कहा कि राज्यपाल की बेइज्जती हुई है और अगले दिन उस मुद्दे को छोड़ दिया। दूसरे दिन कहा मेरा माइक बंद है, वो भी झूठ था। इसके बाद धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते हैं, कभी कुछ और फिर एक गाली देकर शांति धारीवाल सुर्खियों में आ जाते हैं। उससे ठीक एक दिन पहले श्रवण कुमार की जुबान फिसल जाती है, फिर शांति धारीवाल सालों कह देते हैं अधिकारियों को, फिर मुकेश भाकर एग्रेसिवली आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप लोगों की रणनीति ये थी कि हमें नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए? नहीं, ये बीजेपी की रणनीति थी, ये हमारी नहीं थी। क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है विपक्ष से और उनकी रणनीति ये थी कि विपक्ष को कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रीट किया जाए कि आप देखिए ये चाहे सदन विधानसभा का हो या लोकसभा का, हमारा जो आसन होता है, जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का या लोकसभा का, उसका पूरा दायित्व ये होता है कि वो विपक्ष को भी उतना ही महत्व दे जितना सत्ता पक्ष को दे रहा है। कम से कम आप सीपी जोशी देते थे। जब भाजपा विधायकों को निलंबित उन्होंने किया था तो क्या सीपी जोशी बराबरी से खेल रहे थे? देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्ति उपवास उड़ाते हैं। यहाँ के भी आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी की जिस तरह जोशी क्या सीपी जोशी बराबर प्लेइंग फील्ड दे रहे थे कांग्रेस और बीजेपी को? और इस बार भी इन लोगों को जो एक इनके अंदर एक माहौल है, वो डर का माहौल है, उसमें क्या जवाब किसी को नहीं देना। इतने जवाब तो आप भी नहीं दे रही है ना। उन्होंने सेटिस्फाई करने लायक नहीं दिया। जितने भी आंसर थे, कई क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया, उनको ये सवाल भी उतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रणनीति नेगेटिव पब्लिसिटी की थी तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तैयार की आपने, मैं इस बात की आपको दाद ही दूंगा। लेकिन सवाल वहीं रह जाता है कि आपने हर मुद्दा पकड़ा और छोड़ा और कई मुद्दों को तो बहुत लेट उठाया। देश को टुकड़े टुकड़े कर देने की जो रणनीति इनकी है, ठीक है प्रतिष्ठा जी, मैं आता हूं आपके पास। राधेश्याम जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी मैं आपसे सिंसियरली पूछना चाह रहा हूं कि क्या हर प्रश्नों के जवाब मिल पाए और क्या विपक्ष की कोई काट नजर आई? मतलब मैं लिटरली मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं कि जिस विपक्ष को हमारे कई मुद्दों को स्ट्रांगली रखना था, वो अपने ही मुद्दे पिक एंड चूज कर रहे थे। देखिए रखना तो था,
केंद्र ने बजट रखा और राजस्थान को कुछ नहीं मिला, सबसे बड़ा राज्य होने के नाते विपक्ष क्या भूमिका निभा सका? विपक्ष को इस मुद्दे पे जोरदार आवाज उठानी चाहिए थी। ये छुटमुट की बातें करने की बजाय और बजट को आवाज उठानी चाहिए, ये विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी कि केंद्र ने राजस्थान को क्या दिया बजट में। आप देखिए इसकी इस सरकार की आधारशिला जो रखी गई है स्वप्निल जी, वो पूरे 5 साल तक यूं ही आपस में लड़ाई चलती रहेगी। कैसे कि जो घटक दल इंडिया के थे, नीतीश कुमार की पार्टी थी, चंद्रबाबू नायडू की थी, इनमें यही पैक्ट किया इन्होंने कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तुम्हें जो है निहाल कर देंगे, और वही देखने को मिला। पूरा का पूरा आप देखिए कितने 44,000 करोड़ कितने रुपए और दोनों इन राज्यों को दे दिए, बाकी जो है राजस्थान जैसे राज्यों को ठेंगा दिखा दिया। तो इसकी आधार अब आप देखिए नई इस सरकार की फेल्योर, अब कैसे शांति होगी? अभी बांग्लादेश की अभी ताजा घटना है, कुछ मिनट पहले वहां का जो हसीना शेख जो है वो भारत आ गई है भाग करके, भारत ने शरण दी है। अब यहाँ हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? यदि आप देखिए कि लगातार वहां ममता बनर्जी है बंगाल में, वो बंगाल को वो बांग्लादेश को फेवर करेंगी। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस कर रहा हूं इस मसले पर। मैं थोड़े से अपडेट्स भी आपको दे देता हूं। ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को ये कह दिया है कि किसी से कोई बयान नहीं देना है, कोई फालतू का बयान नहीं देना है, जो भी सेंटर का स्टैंड होगा उसी को हम बोलेंगे और उसी पर हम चलेंगे। और आज जो ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें भी राहुल गांधी के सवालों का जवाब जयशंकर ने दिया है, विदेश मंत्री ने। स्वप्निल जी, ये ऊपर की राजनीति है। आप देखिए निश्चित रूप से पूरे 5 साल अब टकराव चलेगा। ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। आप देखिए बिल्कुल पड़ोसी राज्य है और वहां हमारा विदेश मंत्रालय, उसको यही पता नहीं लगा कि किस तरह कैसे अस्थिरता चल रही है वहां पर। अब आप देखिए कि चाइना तो सर पे बैठा है, बांग्लादेश को चाइना अपनी गोदी में डाल देगा तो फिर क्या होगा कि ये हमारे सदन कैसे शांति से चलेंगे? भाजपा और कांग्रेस आमने सामने 5 साल तक रहेंगी। ठीक है, किसी ठीक है राधेश्याम जी, मैं वापस विधानसभा सत्र पर थोड़ा सा आना चाहता हूं और मैं आगे आपके पास और आऊंगा। एक दो इश्यूज और हैं जिस पर मैं आपसे क्लैरिटी लूंगा, लेकिन एक बार फिर मैं चेतन जी आपके पास आना चाहता हूं। चेतन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं इस पूरे बजट सत्र में मेरा सबसे फेवरेट दिन कौन सा था? आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा सबसे फेवरेट दिन वो था जिस दिन बच्चों ने संसद संभाली, क्योंकि उसमें क्लैरिटी थी। वो जो बोल रहे थे, वो जो पूछ रहे थे, उनके जो जवाब आ रहे थे ना, उसमें क्लैरिटी थी। आप समझ रहे हैं? जिससे मुझे ये समझ में आ रहा था कि बच्चे ने कोचिंग का मसला उठाया तो दूसरे बच्चा उस पर क्या सोच रहा है, मुझे वो पता चल रहा था। अभी क्या हो गया है कि जवाब कुछ इस तरह के आए हैं कि हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हासिल क्या हुआ। क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगर सरकार की जो भी मंशा थी या जो भी कदम सरकार उठा रही है वो एक बड़े लेवल पर पोर्ट्रे हो पाता? आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया लोगों के बीच जाकर, लोगों के बीच अपनी बातों का मैसेज पहुंचाने के लिए। स्वप्निल जी, सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करे उसको नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस में भी एक होड़ मची हुई है आला कमान के निर्देश पे। जो जितना ज्यादा हंगामा करेगा, जो जितना ज्यादा गलत बातें करेगा, जो जितना ज्यादा आक्रामक होगा, उसको रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभानी है। और वो जो अपने आला कमान के इनके पास जो निर्देश है, आप लोग भी तो एक होड़ मची हुई है इनके अंदर। चेतन भाई, आप लोग भी लेट ब्लूमर्स नजर आ रहे थे, जैसे मैं बताता हूँ। ये होड़ आपके यहाँ मची हुई है। प्रतिष्ठा जी, मैं जवाब ले लूंगा, मैं सवाल ले लूंगा। प्रतिष्ठा जी, मैं सवाल ले लूंगा प्लीज। चेतन जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग लेट ब्लूमर्स नजर आ रहे थे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिस दिन कांग्रेस ने राज्यपाल की बेइज्जती वाला मसला उठाया, आप सही तरीके से उसे काउंटर नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 2, जब शांति धारीवाल ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने तब नहीं पकड़ा। पॉइंट नंबर 3, जब आसन की कल बेइज्जती हो रही थी तब जोगेश्वर गर्ग खुद प्रस्ताव लेकर नहीं आए। जब स्पीकर ने कहा प्रस्ताव दो तो उन्होंने वो प्रस्ताव लेकर आए, हालांकि आज उसकी भरपाई की पहले से ही कूदकर एक प्रस्ताव देने की। तो आप लोग लेट ब्लूमर्स नजर आए इस बार, नहीं फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी नजर नहीं आए। बिल्कुल बताता हूं मैं आपको स्वप्निल जी। शांति धारीवाल जी ने विधानसभा में क्या कहा था? उन्होंने कहा संदीप शर्मा मेरे छोटे भाई है और मैं उनसे 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं।
मेरे से गलती हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वीकार किया नहीं उन्होंने। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैं आता जिस दिन उन्होंने माफी मांगी उस दिन का तो ये इशू ही नहीं था, उससे 2-3 दिन पुराना इशू था, और वो भी जब हम डिबेट लेकर आए थे तब इस नोट में आया कि ऐसा कुछ हुआ है, और स्पीकर साहब खुद उसमें बोल रहे थे कि वो तो एक चैनल ने दिखाया, तब हमें बेइज्जती महसूस हुई। मैं आपको इसी बात पर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह पक्ष रहा है कि रचनात्मक काम करने हैं, इस प्रदेश के विकास के राह में आगे बढ़ाना है, जनता को राहत देनी है। कंसंट्रेट पूरा का पूरा सरकार का इसी बात पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बातों पे जो हंगामा करना, गलत बोलना, ये सब बातों से एक बार परे हट करके और विधानसभा की कार्रवाई किस प्रकार से सुचारू चले, मैंने आपको और 3 उदाहरण जनता को उसका लाभ मिले। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। आप लेट ब्लूमर थे कि नहीं थे? नहीं, लेट नहीं थे। हमारी प्रायोरिटी है इस राजस्थान का विकास, राजस्थान के मुद्दे, राजस्थान की जनता को राहत कैसे प्रदान की जाए, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस कंसंट्रेट सरकार का है। ठीक है, विपक्ष बोलता है, ठीक है, विपक्ष बोलता है, बोले, हाँ, प्रतिपक्ष का काम है बोलना। लेकिन मैं एक बात लास्ट अंतिम बात कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष अगर रचनात्मक भूमिका इस राजस्थान की जनता के हित के लिए उठाए, ठीक है, रखे, तो मेरे को लगता है कांग्रेस के लिए भी ठीक रहेगा। जनता के केवल लिए ठीक हंगामा रहेगा। करने से कुछ देखिए, मिलना कांग्रेस नहीं के लिए ठीक हो या ना हो, बीजेपी के लिए ठीक हो या ना हो, जनता के लिए ठीक होना जरूरी है, वो तभी हो पाएगा। प्रतिष्ठा जी, मैं एक बात बता रहा हूं, स्पीकर साहब एक बार सदन में ये बोल रहे थे कि सदन की प्रोडक्टिविटी कितनी रही और उसमें कांग्रेस का कितना योगदान रहा। कांग्रेस के लोगों ने मेजें थपथपाकर इस बात का समर्थन किया कि हमने पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी में साथ दिया है। वो तभी हो सकता है जब कांग्रेस के चेहरे बोले, जब कांग्रेस को जो समय मिला है उस समय पर बोले, और कांग्रेस के चेहरों ने बोला, पर बाहर आकर क्या बोला, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुद आपके विधायकों ने कुछ प्रस्ताव रखे जिस पर स्पीकर आज बोलते रह गए कि भैया आओ, आपकी बारी आ गई। 2-2 बार नाम पुकारा, लेकिन आपके लोग नहीं आए, वो अपने प्रदर्शन में लगे रहे। अच्छा, अब आप ये भी देखिए, खड़िया जी की तबीयत बिगड़ी और जो कुछ भी वो इंसिडेंस हुआ, मैं उसकी तारीफ मैं उसके पक्ष में कुछ बोल ही नहीं सकता। खड़िया जी की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। तो अब बताइए हो क्या रहा था? देखिए, जब अगर विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उस टाइम नाम पुकारना, क्या ये एक साजिश के तहत नहीं लगता? इसमें क्या साजिश है भाई? आप ही लोगों ने मांगा था समय आज बोलने के लिए, उस टाइम पे आपका नाम अनाउंस किया, इसमें साजिश क्या हो सकती है प्रतिष्ठा जी? 2-5 से चीज नोटिस कर रही हूँ कि आप मेरी एक लाइन भी कंप्लीट नहीं होने दे रहे। या तो आप मुझे बोलने मत दीजिए, मैं वो कर लेती हूँ। आपकी 2-3 डिबेट से मैंने ये चीज नोटिस किया है। प्रतिष्ठा जी देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं बीजेपी को भी उतना ही टोकता हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे मैं आपकी इच्छा पर छोड़ देता हूं। आपको जो ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए, मैं आपकी इच्छा पर छोड़ देता हूं। मेरा मकसद आपको बेइज्जत करना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने कोई बात बोली है और उससे सवाल उठेगा तो मैं पूछूंगा। आप मेरी बात को क्लियर नहीं होने दे रहे। आप 1 सेकंड, मैं बोलना शुरू करती हूँ, आप क्वेश्चन। पर अगर आप गलत बोलेंगी तो मैं आपको कैसे बोलने दूं? आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए आपका नाम पुकारा गया, ये तो है ही नहीं ना। आप ही लोगों ने तो प्रस्ताव लगाया था, आप ही लोगों ने तो कहा था कि आज हम बोलना चाहते हैं। आपको मेरा पक्ष मेरे हिसाब से सुनना पड़ेगा। आप बीजेपी जो पक्ष रख रही थी, आपने सुना? अरे भाई, मैंने उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन किए। वो हर चीज पर झूठ बोल रहे थे, फिर भी आपने सुना। अरे पर मैं उनको कितनी बार टोका प्रतिष्ठा जी? और आप चाह रहे हो वो मैं बोलूं, ये कोई मेरे को बाध्यता नहीं है। प्रतिष्ठा जी देखिए, नहीं, आप अगर आप उसको गलत एंगल से पकड़ना चाहती हैं तो आप स्वतंत्र हैं पकड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आप एक बात बताइए ना कि आपके चेहरों ने खुद कहा था ना कि आज हम इस विषय पर बोलना चाहते हैं, और जब उनका नाम पुकारा गया उन्होंने नहीं बोला। जब प्रदर्शन चल रहा है उसके दौरान कौन वहां पर आएगा? ये कॉमन सेंस की बात है। जब पूरी पार्टी अगर विरोध कर रही है किसी चीज का, उस वक्त आप नाम पुकार रहे हो। उससे पहले, उससे बाद में, ये एक साजिश होती है, एक षड्यंत्र होता है कि भाई ठीक है, फटाफट विपक्ष जब विरोध कर रहा है तो उस टाइम बहुत सारी चीजों को निपटा दिया जाता है। तो ये एक साजिश के ही तहत होता है। एक छोटी सी बात का आप मेरे को इनको जवाब दिलवा दीजिए। योगेश्वर गर्ग जी के जो पुत्र रतन है, उनको उन्होंने आपके पद पर नवाजा है, AAG के पद पर। 24 जुलाई का आदेश है। किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं है कानूनी तौर पर। तो विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है? इसका जवाब ले लिया जाता है। इसका जवाब तुरंत ले लेता हूं मैं, इसका जवाब तुरंत ले लेता हूं। चेतन जी, हाँ, विधानसभा में ये मसला उठा और इसका जवाब नहीं आया। ये बात तो फैक्ट है। विधानसभा, अब मैं ले रहा हूं ना प्रतिष्ठा जी जवाब, आप जवाब तो सुन ले। मैं आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले रहा हूं। हाँ, आपने जो सवाल उठाया उसी का जवाब ले रहा हूं। चेतन भाई, ये जो इशू कांग्रेस ने उठाया उसका जवाब विधानसभा से नहीं आया है अब तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल। हमारी कांग्रेस की बहन ने पहले तो नाम ही गलत लिया है। जोगेश्वर गर्ग नहीं है, जोगाराम जी पटेल है।
जो कानून मंत्री है, उनके बच्चे का ये प्रश्न उठा था विधानसभा में और उन्होंने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था बच्चा मेरे से अलग रह रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है पिछले 18 साल से, और जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है हाईकोर्ट के अंदर, अगर उसके अंदर योग्यता है तो क्यों नहीं बनेगा डबल एजी? क्या उसका क्राइटेरिया इसलिए नहीं बनेगा कोई मंत्री का पुत्र है? जब मंत्री जी के साथ ही नहीं रहता है, अलग रहता है, तो वो बना उसमें कहीं किंतु। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के आइए करे, जोगे से घर का नहीं है, जोगाराम जी पटेल का है। ठीक है, प्रश्न उठाइए, आपको अधिकार है, आपने नाम आपको गलत अधिकार दिया है, प्रतिष्ठा जी। आपको अधिकार है आपको प्रश्न यही उठाने बता रहा का, हूं, मैं आपका स्वीकार सवाल- कर रहा हूँ, आपने भी- आपको अधिकार है उठाने का, मैं तो यही कह रहा हूँ, कॉमन सेंस की मैं तो बात यही कह रहा हूँ, की। मैं तो तब भी आप technically wrong थी। आप जोगाराम जी पटेल का उठाया, बहुत अच्छा ठीक है, किया, मैं तो राधेश्याम ये भी भारती कहता जी। हूँ आप जनता के मुद्दे भी ठीक है, उठाइए, करेक्ट है, जनता के मुद्दे भी आप उठाइए। अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, आपका क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा मैं। आपको क्या लगता है कौन अपनी रणनीति में पूरी तरह से सफल रहा? राधेश्याम जी, सीधा सवाल है। क्योंकि आपको कोई सत्य सुनना ही नहीं, आपको संविधान की जानकारी रखनी नहीं, आपको तो आरएसएस ने जो आपको पढ़ाया सिर्फ वो ही ठीक है प्रतिष्ठा जी, अब रुक जाइए। अब कहाँ आप आरएसएस को ले, आरएसएस सदन में नहीं था। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक क्लोजिंग कमेंट में ये बात बताएं कि कौन अपनी रणनीति में सफल रहा। देखिए, बीजेपी तो झूठ रणनीति में सफल दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में सफल लग रही हैं। हाँ जी, दोनों पार्टियां सफल लग रही हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दे कांग्रेस को नहीं करने और बीजेपी को जो है राज चलाना है, दोनों सफल है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।